एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ऑफ योर बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर। अब यू माइट बी वंडरिंग थंबनेल देखकर भी एंड एवरीथिंग, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का एक तरीके से ये पार्ट 4 चल रहा है। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स, ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है वो हम क्यों करें? कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर मैंने आपको करवा दिया था। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस। अगर आप नए आए हैं इस वीडियो पे तो आपको बाकी के 3 पार्ट्स की स्लाइड्स या फिर अदर अपडेट्स, आपको डेट शीट, अदर स्टडी मटेरियल्स और जो भी मतलब डाउट वगैरह है और इंटरेक्ट करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में सारी अपडेट्स मैं देती रहती हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए एंड मेरे चैनल पे पहुँच जाइए। अब नाउ लेट मी विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, राइट। तो ये आपका सिलेबस है, कोर्स कंटेंट यानी कि सिलेबस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में ही, जो कि मैं आपको हर पार्ट में बता चुकी हूँ। बट अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो कोई बात नहीं, आपने अदर पार्ट्स नहीं देखे तो बाद में देख लीजिएगा। सो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 को मिलाकर एक्चुअली में ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर इन्होंने बना दिया है, राइट। पहले चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कि आपको चैप्टर दिख भी रहा होगा। उसी के कुछ टॉपिक्स को इसके अंदर मर्ज कर दिया, जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 1 में हमने किया था वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, देन अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं पार्ट 4 मान लीजिए, या फिर थंबनेल में मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर भी और वो भी। आज हम लोग करेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑलरेडी हम लोग पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में कर चुके हैं सारा कंटेंट, तो वहाँ से जाके देखिए। आज थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग डायरेक्टली फ्रॉम द बुक करने वाले हैं, राइट। बेस्ड ऑन द सर्वे जो मैंने आप पर टेलीग्राम पे किया था, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट कि वो डायरेक्टली फ्रॉम द बुक करेंगे, करना चाहते हैं। सो विल कंटिन्यू विद दैट सर्वे ओनली बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। सो आपको आई होप सिलेबस क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे। योर बुक चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स, यानी कि एक टॉपिक नहीं आ रहा, बाकी सारे टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। जस्ट उन्होंने क्या किया है, दोनों चैप्टर्स को एक ही चैप्टर में मर्ज आउट कर दिया। फिर कभी सिलेबस चेंज होगा तो फिर ये आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको दोनों ही तरीके से बनाया है, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड विद योर बुक। इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट जो टॉपिक है फिलहाल के लिए आपके नहीं आ रहा है, बट हाँ अगर आता है तो हम ज़रूर इसको भी करवा देंगे, ठीक है। अभी के लिए आपके पास आ रहा है ये वाला टॉपिक विच इज़ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट, जिसको आप ऑलरेडी क्लास 9th में भी कर चुके हैं। इसको थोड़ा बहुत इन डिटेल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ओनली हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि राइट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड वो हमेशा चाहते थे कि ब्रिटिश रूलर्स उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करें। आप मानेंगे नहीं बट मोतीलाल नेहरू कमेटी ने ऑलरेडी बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ द राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो एज फार एज बैक 1928 में ही बोल दिया था कि कर लेंगे। तो सोचिए, हम इंडिपेंडेंस में 1947 में, लेकिन विजन फॉर द राइट वाज राइट देयर इन 1928। तो इससे भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि मोतीलाल नेहरू कमेटी ने क्या बोला था। उसके बाद देखिए कि ऑब्वियसली बहुत ही नेचुरल था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो भाई इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि हम लोग जो है कुछ राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए देंगे, और ऐसे ही राइट्स जिन्हें स्पेशली प्रोटेक्ट करा जाता है और सेपरेटली लिखा जाता है खुद कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैसे तो हमारे पास बहुत सारी राइट्स हैं, ठीक है, लेकिन सारी राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन हर जगह पे मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी। अदरवाइज ऑर्डिनरी राइट्स बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स भी हैं, जैसे राइट टू वोट। अब राइट टू वोट जो है बहुत अच्छा राइट है, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसी तरीके से फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि कुछ स्पेशल जो है हो गया है।
वर्ड फंडामेंटली हमको ये सजेस्ट कर रहा है कि इतने इम्पॉर्टेंट है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेटली इन्हें लिस्ट किया है। एंड फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है खुद इंश्योर कर रहा है कि इसे कोई वॉयलेट ना कर पाए, इवन गवर्नमेंट भी इसको वॉयलेट नहीं कर सकती है। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को देते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं और ऑर्डिनरी राइट्स में डिफरेंस क्या है, इस पैराग्राफ से ये वाला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स वर्सेस जो आपके ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स के बीच में पहला डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनरी लॉ लीगल राइट को ऑर्डिनरी लॉ प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करा है। ऑर्डिनरी राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं मिली है, ठीक है। दूसरा, ऑर्डिनरी राइट्स में अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है, कोई भी चेंज लाना है, तो जो नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है उससे ला सकते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट में कुछ भी चेंज करना होगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर लगता है, ठीक है, जो आगे आपके सिलेबस में है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए आपको कम से कम 2/3 मेजॉरिटीज वगैरह चाहिए। नॉर्मली यू नीड 50%, है ना, तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंस है। तीसरा जो है, कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इस मैनर में वर्क नहीं कर सकती वो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो एक तरीके से लिमिटेशन डाल दी है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट भी जो है इसके आगे झुकती है। अब जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से विच इज बीइंग आस्क्ड इज दैट कि हु हैज बीन एंट्रस्टेड विद द टास्क कि वो प्रोटेक्ट करेंगे फंडामेंटल राइट। ऐसी कौन सी बॉडी है? तो जुडिशरी ऐसी बॉडी है जिसको ये टास्क दिया गया है कि भैया तुम प्रोटेक्ट करो फंडामेंटल राइट को। इवन फंडामेंटल राइट अगर कोई गवर्नमेंट भी वॉयलेट करता है तो उससे भी करो। इवन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव अपने एक्शंस इस तरीके से नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अगर करेंगी फंडामेंटल राइट्स को तो जुडिशरी उनके एक्शंस को इलीगल बता सकती है। लेकिन अब इतनी पावर दी है फंडामेंटल राइट को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है। नहीं, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में कि क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है, तो आपको फॉल्स ही लिखना है, कहीं वहाँ पर मत लिखाना, क्योंकि इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब जिसे रीजन के द्वारा डिफेंड किया जा सकता है, यानी कि उसके पीछे वेल थॉट रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है विच इज़ अ बिल ऑफ द राइट्स इन साउथ अफ्रीका। तो वही है, साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में भी बिल ऑफ राइट्स है। बेसिकली साउथ अफ्रीका का इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने राइट्स साउथ अफ्रीका अपनी कंट्री को देता है ना, उतने कोई भी नहीं देता होगा, राइट। जैसे बहुत सारे राइट्स मिलते हैं और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे होता है पे है कि वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक, सोशलाइजेशन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, तो मतलब बहुत वाइड वैरायटी ऑफ राइट्स जो है वो अपने सिटीजन्स को दे रहा है। ये और कौन कौन से राइट्स जो है उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, ये सब फंडामेंटल राइट्स में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, राइट। बात चल रही है कि इन्हें इंक्लूड किया जाए। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, तो ये कुछ राइट्स हैं, यू कैन रीड इट आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। ये जो टेबल आपकी बुक में बना हुआ है ना, ये वाला, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज अ स्टार पॉइंट। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज डेफिनेटली आते हैं। ये तो आपको लाइक मेमोराइज लाइक एनीथिंग, मेमोराइज लाइक अ पैरेट, ये आपको एकदम रट्टा मारा जो करें, बट ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी में जनरली पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा जो है आर्टिकल नंबर कितने से क्या, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक 5 राइट्स जो है वो राइट टू इक्वलिटी में होते हैं। यानी कि पहला है आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 में है। फिर प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वल एक्सेस टू शॉप, ये आर्टिकल नंबर 15 है, ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल नंबर 16 है, ठीक है। फिर आ जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल नंबर 17 है। उसके बाद आ जाएगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आर्टिकल नंबर कौन सा है,
18 है, तो 14 से लेकर 18 तक कौन से आ रहे हैं हमारे राइट टू इक्वलिटी। मेनली 6 फंडामेंटल राइट्स क्लास 9th में किए हैं, उसके भी सब पार्ट्स जो है हम लोग करने वाले। और ये आर्टिकल्स यहाँ पर नहीं, लेकिन क्वेश्चन में डेफिनेटली पेपर में यही आते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक चलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 में राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू। अब आर्टिकल 19 इटसेल्फ इज अ क्लस्टर ऑफ 6 राइट्स उसके अंदर होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully, form association union, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of India and practice any profession। ये सब क्या है, ये सारे आर्टिकल 19 ही है, एक ही आर्टिकल है। फिर आ जाइए आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इसको हम इन डिटेल करेंगे, डोंट वरी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन जो है ये आर्टिकल नंबर 21 में ही एडिशन है 21A के नाम से, इसको आर्टिकल 21A बोलते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द केसेस इन द सर्टेन केसेस, ये आर्टिकल नंबर आपका 22 हो जाएगा। तो ये है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 का हम कर लेते हैं बात, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 23 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स्ड लेबर, ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, आर्टिकल नंबर 23 है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द हजारियस जॉब, दिस इज आर्टिकल नंबर 24। उसके बाद देखिए 25, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 20 फ्रीडम ऑफ द कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है क्या, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, दिस इज आर्टिकल नंबर 26, right, and article number 27 has freedom to pay taxes for the promotion of any particular religion, article number 28 is freedom to attend the religious instruction or worship in certain educational institution। फिर आपका आ जाता है 29 and 30, याद रखने हैं आपको आर्टिकल्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर आ जाता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी विच इज आर्टिकल नंबर 32 कि आप कोर्ट्स में मूव कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका जो है कोई भी वॉयलेट हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इन डिटेल करने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी को, ठीक है। आप देखिए रखिए, पहले स्वदेश कुमार की दे रखी है कि वो एक कप एक जो है वन ऑफ हिज फ्रेंड्स के साथ टी पीने जाता है रोड साइड होटल में, और शॉपकीपर जो है वो जानता है कि स्वदेश कुमार जो है वो तो कास्ट से ही उसको पहचान लेता है, तो स्वदेश कुमार का तो एक नाइस कप में देता है लेकिन उसके फ्रेंड को एक मिट्टी के कप में देता है। तो ये क्या दिखा रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो कि राइट टू इक्वलिटी के बिल्कुल खिलाफ है। इक्वलिटी मतलब समानता, सभी के साथ सेम व्यवहार हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट टू इक्वलिटी को समझिए कि यहाँ पर बहुत ही क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। उसी तरीके से हमारे कास्ट सिस्टम चलता था पास्ट में, राइट, तो हमें इसीलिए ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़े। तो आर्टिकल नंबर 14 इसी के साथ जो है डील करता है। आर्टिकल नंबर 15 आपने देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो है इट इज़ नॉट अलाउड, है ना। तो यही है आर्टिकल नंबर 15 के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि आपको कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, तो प्राइवेट प्लेस के बारे में बात नहीं की जा रही है, याद रखिएगा। पब्लिक प्लेस जो कि सभी पब्लिक के लिए ओपन है, तो वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, शॉप्स, होटल, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, घाट्स, इन सब में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आर्टिकल नंबर 15 राइट टू इक्वलिटी जो है वो वायलेट हो रहा है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर ही आर्टिकल नंबर 15 जो है वो आपका वायलेट हो रहा है, क्योंकि इन ग्राउंड्स पर आपको जो है कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेस ऑफ 5 थिंग्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 16 एम्प्लॉयमेंट पे। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स आप कहीं पर जॉब पर अप्लाई करें, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए भी आप तो इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप तो फीमेल जेंडर से बिलोंग करते हैं और इसीलिए आपको जॉब पे नहीं रखा जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट बीइंग अलाउड। और ये राइट
क्यों हम दे रहे हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ कभी इक्वल एक्सेस पास्ट में नहीं किया गया, क्योंकि हमारा पास्ट कुछ ऐसा रहा है इसीलिए। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, छुआछूत होता था कि भाई नहीं छूना है बिकॉज इट बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट। ऑल्दो ये जो है आर्टिकल नंबर 17 के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि भाई प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है अंडर द राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इवन अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है, राइट। वहीं आर्टिकल नंबर 18 हमको क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब क्या है कि स्टेट जो है किसी भी एक पर्सन पर टाइटल कन्फर नहीं कर सकते। जैसे ब्रिटिशर्स थे वो पहले जो है ना ऐसे टाइटल्स देते थे कि बहादुर, है ना, सुल्तान और इस टाइप के टाइटल्स देते थे, लेकिन अब टाइटल्स देना अलाउड नहीं है। ठीक है, किसी भी पर्सन को सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड में टाइटल्स देना अलाउड होता है, जैसे कि जनरल हो गया, फिर होता है ना मिलिट्रीज में, तो वो सब अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो राइट टू इक्वलिटी है वो हमें एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 16(4) के बारे में बताया हुआ है कि इम्पॉर्टेंट है कि आपने जनरली सुना होगा 16(4) में ही आप पूछ सकते हैं और इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब जनरली आपके माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं आता, अगर राइट टू इक्वलिटी है तो हम रिजर्वेशन क्यों देते हैं? भाई सब इक्वल है तो हम सबको मौका मिलना चाहिए, फिर कुछ सीट्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्व क्यों होंगी? ये तो इक्वलिटी के अगेंस्ट जा रही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्लैरिफाई करता है कि जो है स्पेशल स्कीम्स और मेजर्स गवर्नमेंट दे सकती है ताकि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए, हम लोग ऑलरेडी जो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी बुक में मैंने आपको इक्वलिटी चैप्टर करवाया है, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ से जाके कीजिए, बिकॉज सेम चीज़ रिपीट ये होगी। वहाँ पे बहुत डीप वे में मैंने समझाया। अभी मैं यही बताना चाहती हूँ कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। अब कईयों को मौका ही नहीं मिल रहा जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न हुए हैं, उन्हें उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, तो क्या उनका कोई हक नहीं बनता? क्योंकि अच्छे कास्ट वालों को एजुकेशन पास से ही मिली है और अभी भी मिलेगी, लेकिन उन्हें नहीं मिली तो कुछ डिसएडवांटेज में वो रहे हैं। तो हमें एक्चुअली इक्वलिटी में नहीं बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट में नहीं बल्कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में वर्कआउट करना है। तो इसीलिए जो रिजर्वेशंस दी जाती हैं एक्चुअली में उनकी भलाई के लिए और एक्चुअली इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए है, वॉयलेशन के फॉर्म में ना देखा जाए, बल्कि ये तो इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी में और ज़्यादा मदद कर रही है कि सारे इक्वल हो पाए, वरना वो लोग हमेशा रह जाएंगे। ठीक है, दिस इज अ थिंग। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 16(4). द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड आउट। ठीक है, सो बी केयरफुल अ लिटिल बिट ऑफ। देन आपका आ जाता है राइट टू फ्रीडम। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि राइट टू फ्रीडम या फिर हम कह सकते हैं कि लिबर्टी, ये इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, ये दो ऐसे राइट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह दे रखा है आपको। ठीक है, आप असेंबल कर सकते हो पीसफुली, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे फ्रीडम्स आपको फ्री में मिले हैं। इसके ऊपर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ऐसे नहीं फ्रीडम दे दी तो बस कहीं पर भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि आपको अपने फ्रीडम को इस तरीके से यूज करना है कि आप दूसरे के फ्रीडम को ना छीन लें। मान लीजिए मुझे एक जगह पर रहना है, मैंने बोला, मान लीजिए मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिली है, मैं कुछ भी झूठ बोली जा रही हूँ आपके बारे में, मैं तो बोल रही हूँ कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इससे किसी और का फ्रीडम रुक गया क्योंकि मैं तो उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रही हूँ। तो आपको फ्रीडम अपना यूज करना है लेकिन दूसरों को भी यूज करने के लिए देना है, और यही चीज वॉयलेट ना हो इसलिए फ्रीडम को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां लगाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 21 था।
राइट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है? राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार। तो हर एक पर्सन को राइट है कि वो जो है अपनी लाइफ जिए। एक्सेप्शन देखिए इसके अंदर क्या है समझिए, एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एज लेट डाउन अंडर द लॉ। मतलब कि अगर आपको लॉ ने कोई सजा दी है, जो आपको लाइफ, मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस मिलता है ना, फांसी की सजा मिलती है, तो ऑब्वियसली फिर उसकी राइट टू लाइफ वायलेट नहीं होगी। प्रोसीजर है विच हैज लेड बाय और फुली जो है उसके प्रोसीजर के हिसाब से उसको मिला है, तो ठीक है। फिर आ जाता है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, कहीं भी घूमने फिरने की। यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी से मतलब है अरेस्ट से। अरेस्ट होने के क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्वियसली पर्सनल लिबर्टी नहीं डिनाई कर सकता, और किसी को भी कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट टेलिंग द ग्राउंड ऑफ सच एन अरेस्ट। अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको रीजन बताना है अरेस्ट का, और अगर अरेस्ट कर लिया है तो फिर आपको जो है उसको पूरा राइट देना है कि उसके पास पूरा राइट है कि वो अपनी बात को एक लॉयर के थ्रू अपने केस को डिफेंड कर सकता है। दूसरा, उस पर्सन को 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है, एंड मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि क्या करना है, कि वेदर अरेस्ट जस्टिफाइड है या नहीं है। तो अगर आप किसी पर्सन को भी आप अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने दिखाना है, प्लस उसे राइट्स भी देने हैं। तो ये क्या है, हमारे को पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट्स मिले हैं कि अगर हमारी पर्सनल लिबर्टी डिनाई होती है तो उसमें हमारी क्या राइट्स है, मतलब अरेस्ट में। और लाइफ से मेरा मतलब है कि जीने के अधिकार। इसका मतलब राइट टू लाइफ जो है ना, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका स्कोप टाइम टू टाइम इससे भी ज़्यादा इंक्रीज किया है जुडिशरी ने। जुडिशरी ने टाइम टू टाइम ऐसी जजमेंट्स दी हैं जिसकी वजह से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले राइट टू लाइफ इतना ही था, लेकिन बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर राइट टू लाइफ में जो है राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी भी आता है, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल, अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो आप ये अच्छी जिंदगी जिए, ये भी ऑब्वियसली उस राइट में आना चाहिए। तो थ्रू वेरियस जजमेंट उन्हें बताया है कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू शेल्टर भी आता है, यानी कि आपका राइट है कि आपका भी एक घर हो, आपका राइट है कि आप लाइवलीहुड को एंजॉय कीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि कोई भी अच्छी लाइफ नहीं जी सकता अगर उसके पास लाइवलीहुड नहीं है, इनकम नहीं है, तो वो भी आपका क्या है, राइट है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपको जो है किसी पर्सन को जस्ट, मतलब आपने अभी तक ऑफेंस नहीं किया है, जस्ट ऑन द बेसिस या एप्रीहेंशन कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटी होगा या लॉ एंड ऑर्डर को करेगा, तो बिफोर, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन या जस्ट शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिफोर यू हैव कमिटेड द क्राइम, ठीक है। एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अरेस्ट कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 मंथ्स तक रख सकते हैं। उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड के पास जाएगा, उसके बाद वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि कंडीशंस क्या है, आपको बाहर निकालना है या नहीं निकालना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कई बार जो है गवर्नमेंट्स इसको जो है नेगेटिवली यूज़ करती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के एडवर्सरीज हैं, जो एनिमीज हैं, उनको गिरफ्तार कर लेती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की, उनको क्राइम किए बिना। तो फिर ये कई बार जो है मिसयूज हो सकता है अगेंस्ट द पीपल, जो कि जस्टिफाइड रीजंस की वजह से नहीं, कुछ भी मतलब अदर पर्सनल अपना जो है पर्सनल रीजंस की वजह से उनको इसके बारे में यूज़ किया जा सकता है। तो ये टेंशन बनी रहती है हमेशा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैकेनिज्म में, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर फ्रीडम्स। अदर फ्रीडम्स जो हम लोगों को मिलते हैं अंडर दी राइट टू फ्रीडम, जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ, वही क्लस्टर ऑफ आर्टिकल 19 वाले, हमने ये बचपन से किया है भाई, ये क्या है, रीडिंग करके भी समझ आ रहा है।
लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ और बात या फिर ये कुछ और बात बताना चाहते हैं कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। वो आपको बताना चाहते हैं कि राइट्स मिले हैं, अभी तक हम समझ रहे थे कि एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर, पीस या मोरालिटी जो है कंट्री का खराब हो जाए। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली है, इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपको पीसफुली असेंबल करना है विदाउट आर्म्स। मतलब जब भी आप 3-4 लोग आपस में असेंबल हो रहे हैं, चाहे आपको प्रोटेस्ट करना है, चाहे धरना देना है, तो आपको पीसफुली करना है और वो भी विदाउट आर्म्स करना है। आर्म्स का मतलब कि हथियार के बिना करना है, ठीक है। गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन सर्टेन एरियाज में, जैसे 5 से ज़्यादा पर्सन हो गए तो अनलॉफुल होगा। आप सबने कोविड पेंडेमिक देखा है, कोरोना वायरस, तो वहां पर क्या था कि 4 से ज्यादा लोग कहीं दिखे, ऐसे रूल्स बनाए जाते थे ना, तो वो एक तरीके का क्या डाला था, रिस्ट्रिक्शन डाला था असेंबल पीसफुली पे, तो उस हिसाब से होगा। डेफिनेटली हो सकता है कि ऐसी पावर्स को मिसयूज कर ले एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार होता है कि जेन्यून प्रोटेस्ट लोग कर रहे होते हैं लेकिन उनको परमिशन डिनाई कर देते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। आपकी राइट्स जो है एट द एंड ऑफ द डे वो आपके हाथ में है। अगर आप बहुत अवेयर हैं अपनी राइट्स के बारे में, आप बहुत ज़्यादा जो है विजिलेंट है अपने राइट्स के बारे में, तो आपके राइट्स को कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। वरना सबसे बिगेस्ट अगर कुछ सबसे बिगेस्ट अगर कोई बात मिस्टेक या फिर कह सकते हैं कि बुरी बात है, वो है कि अनअवेयर होना। अगर आप अनअवेयर है तो आप कहीं पर भी बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आइए राइट्स एक्यूज्ड, राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, आर्टिकल नंबर 22 की बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 यानी कि आर्टिकल नंबर, यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज आर्टिकल 21 जो है वो है कि आप अरेस्ट हो जाएंगे तो आपके क्या राइट्स हैं, बट जो आर्टिकल नंबर 22 है वो ये है कि आप अरेस्ट हो चुके हैं, अरेस्ट होने तक के राइट्स थे, अब आप एक्यूज हो चुके हैं, अब आपके पास क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझिए कि पॉलिटिकल साइंस में या लॉ के फील्ड में कोई भी पर्सन अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो एकदम से इसका मतलब ये नहीं कि गिल्टी हो गए हैं आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपको किसी ने चार्ज किया है सम ऑफेंस के लिए, तो हमारा डायरेक्टली आइडियोलॉजी ये रहती है कि भाई वो गिल्टी है। नहीं, जब तक लॉ ये प्रूव नहीं करेगा कि आप गिल्टी हैं तब तक आप गिल्टी नहीं हैं। इन द आइज ऑफ लॉ आप जो है एक्यूज्ड हैं। तो इसके अंदर 3 राइट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी पर्सन एक ऑफेंस के लिए, मान लीजिए आपको जो है किया गया है फॉर एनी रॉबरी और एनीथिंग, तो आपको एक ही ऑफेंस के लिए 2-2 बारी पनिशमेंट नहीं मिल सकती, आपको एक ही पनिशमेंट मिलेगी, काट ली, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हो जाता है कि बैकडेट लॉ जो होते हैं, वो बैकडेट लॉ जो है वो आपको वर्कआउट नहीं करेंगे। बैकडेट लॉ मीन्स आपका पहले कोई लॉ बना था, ठीक है, मान लीजिए पहले लॉ बना था कि मास्क नहीं, ये मैं अपने आप बना रही हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग, तो मास्क जो नहीं पहनेगा उसको 50,000 का फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। बट सिचुएशन इम्प्रूव हो गई और ये लॉ को हटा दिया गया, कोरोना पेंडेमिक चला गया। अब मैं आपको कह रही हूँ कि भाई मैंने आपको अरेस्ट कर लिया, सब ठीक है, कोरोना चला गया और मैं बोल रही हूँ कि आपने मास्क नहीं पहना, 50,000 रुपये निकालिए, तो बैकडेट लॉ नहीं होगा। जो लॉ खत्म हो चुका है उसके लिए आप जो है मेरे एक्शन को इलीगल नहीं बता सकते, तब का लॉ था और अब ये नहीं है। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पर्सन से उसी के खिलाफ जो है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए नहीं। जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं। नेम द फंडामेंटल राइट हुज वायलेशन इज डिपिक्टेड इन दिस पैराग्राफ। ऑब्वियसली आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो है फोर्स्ड लेबर हो रहा है यानी, बट चाइल्ड लेबर डेफिनेटली हो रहा है। चलिए देखिए, वन सच एक्सप्लॉयटेशन इज बिगाड़। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है कि जो है एक्सप्लॉयटेशन आपको पता ही होगा, तो इसके अंदर कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया, जैसे बिगाड़। बिगाड़ या फोर्स लेबर क्या होता है? बिगाड़ या फोर्स लेबर ये होता है कि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, फोर्सफुली काम कर रहे हैं और विदाउट एनी पेमेंट काम कर रहे हैं, विदाउट एनी मनी आप काम करते जा रहे हैं। बंधवा जैसे कहते हैं ना एक तरीके का, तो दैट इज अ थिंग,
ठीक है, आप स्लेव्स की तरह रह रहे हैं। तो ये जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कोई भी किससे फोर्स लेबर नहीं करवा सकता। पहले के ज़माने में फोर्स लेबर जो है लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स जो है बहुत सारा पैसा कर्जा दे देते थे, फिर उनके बच्चे जो है वो कर्ज मतलब अदा करते ही रहते थे विदाउट एनी पेमेंट। तो इस तरीके की बहुत सारी ब्रिक किल इंडस्ट्री इस तरीके में काम रहता ही है। अब इसको ऑफिशियली एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है एंड इट्स अ पनिशेबल थिंग। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर ट्रैफिकिंग बोला गया था, ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिकिंग मीन्स बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स फॉर इमोरल पर्पसेस, तो वो भी है, और चाइल्ड लेबर भी हटा दिया गया है। आगे देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉरबिड करा है कि आप बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स को के बच्चे को डेंजरस जॉब्स में आप जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी बात हुई कि जब चाइल्ड लेबर को इलीगल बताया गया, साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन आ गया, ये दोनों जब आपस में मिले ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुआ एक्सप्लॉयटेशन हटाने में, क्योंकि फिर उन्हें एजुकेशन में मिली, क्योंकि फ्री एजुकेशन फॉर 14 ईयर्स है और लेस देन 14 ईयर्स काम नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे। उसके बाद आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि हम अपने धर्म को जो भी जिसको भी फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, रूलर्स और एम्परर्स आते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जो रेजिडेंट्स को जो है अपने रिलीजन को कंटिन्यू नहीं करने देते थे, इधर वो उन्हें कन्वर्ट करवा देते थे या फिर उनका बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे परसिक्यूशन हो जाता था। लेकिन तभी जो है जब हमें डेमोक्रेसी मिली तो हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रखा। तो आपको पता लग गया होगा कि हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों रखा है। तो फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, डेफिनेटली इंडिया में सभी को फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं, उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस दिया हुआ है। कॉन्साइंस मीन्स अपनी मर्जी से आप विलफुली अपना रिलीजन चूज कीजिए और आप उसको फॉलो कीजिए जिस भी तरीके से आपको फॉलो करना है। प्रोपगेट भी कर सकते हैं, मतलब प्रमोट कर सकते हैं, उसकी अच्छी बातें बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है अगर उन्हें लगता है कि पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी या किसी की हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कई बार सोशल एविल्स को हटाने के लिए हमारी रिलीजन के नाम पे हम लोग कुछ सोशल एविल्स करते हैं। जैसे पास्ट में सती प्रथा होती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे, इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी मंदिरों में। तो ऑब्वियसली ये मोरालिटी के अगेंस्ट है, हेल्थ के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं दे सकते। रिलीजन के नाम पर आप यू आर डूइंग दिस थिंग्स, तो ये हम अलाउ नहीं कर सकते। तो इन प्रैक्टिसेस को बैन किया ही गया है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी एब्सोल्यूट नहीं है कि रिलीजन के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके अंदर जब भी हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो बहुत सारे रिलीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा थोड़ा सा टेंशन बनता ही है। ठीक है, हमेशा उन लोगों को लगता है कि भाई लोग गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है हमारे रिलीजन में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। लेकिन जो भी एक्ट अननेसेसरी है या फिर मोरालिटी है उसके अगेंस्ट है, तो दैट हैज़ टू बी कर्टेल्ड एनी हाउ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी एक और रीजन की वजह से बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको राइट देता है कि हम अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर पाए, मतलब कि हम अपने रिलीजन को और ज़्यादा प्रमोट करें। लेकिन इसमें क्या देखा गया है कि प्रमोट के नाम पे हम फोर्सफुली उन्हें कन्वर्ट करने के लिए करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करना पड़ता है या तो उन्हें इंड्यूसमेंट या धोखे से या फिर धमकी देकर, इंटिमिडेशन धमकी देकर जो है फोर्सिबल कन्वर्शन करवाए जाते हैं, है ना। तो ये गलत है, ये इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करवा सकते। अपनी रिलीजन को प्रमोट कीजिए, बेशक उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है वो फैलाइए, अट्रैक्ट कीजिए लोगों को, लेकिन इस तरीके से फोर्सफुली या फेक या फिर कुछ तरीके का झूठ दिखाकर आप जो है फॉल्स उसके बेसिस पर यू कांट डू दिस थिंग। सेकेंडली, हमारे जितने भी है उसके अंदर इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स है। बिल्कुल, हमारी कंट्री हम सब जानते हैं कि बहुत सारे रिलीजन्स वाली कंट्री है, तो हम सभी को इक्वल ट्रीटमेंट ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिलीजन को ज़्यादा माना, किसी को कम माना। नेगेटिवली देखें तो हम किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करते हैं, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बताते हैं। ठीक है,
हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जज या अदर पब्लिक ऑफिशियल जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है। इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स है वो कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं देंगे, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने एक का बना लिया दूसरे का नहीं बनाया तो इक्वलिटी डिस्ट्रॉय होगी। तो किसी भी तरीके का रिलीजियस फेस्टिवल या रिलीजियस कुछ नहीं दे सकते। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए आपके स्कूल में होता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे हैव द राइट, बट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वो डिस्क्रिमिनेटिंग है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सभी रिलीजन को एक ही माना जाता है। फिर आ जाओ हमारे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स विच आर आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। तो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये माइनॉरिटी राइट्स के नाम से भी बहुत फेमस होते हैं। किस नाम से? माइनॉरिटीज। तो जितनी भी हमारी कंट्री में माइनॉरिटीज हैं उनके लिए स्पेशली ये राइट है कि उनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए और उनके एजुकेशन को भी हम प्रोटेक्ट कर पाए। जनरली यही है कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है और हमने माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो जिन्हें भी दिया है उनको राइट दिया है कि भाई अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अब माइनॉरिटी स्टेटस हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर नहीं है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हम माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं। मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी इस राइट का फ़ायदा उठा सकती हैं, कल्चरल माइनॉरिटीज़ भी फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ये आपके आते हैं MCQ फॉर्मेट में, ठीक है। कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ को हम मानते हैं? तो रिलीजियस को मानते हैं, लिंग्विस्टिक को मानते हैं, कल्चरल को मानते हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ क्या होती है? माइनॉरिटीज़ ऐसी होती है जिनका कॉमन लैंग्वेज या रिलीजन होता है और एक पर्टिकुलर कंट्री या पार्ट ऑफ द कंट्री में वो जो है एक कम अमाउंट में होते हैं, जनरली माइनॉरिटी में होते हैं, ज़्यादा नंबर्स में नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि कंट्री एज अ होल में वो एक मेजॉरिटी है, अदर सोशल मतलब सेक्शंस को आउट नंबर करे, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर पार्ट में माइनॉरिटी है तो भी वो माइनॉरिटी जो है स्टेटस के लिए वैलिड है। मान लीजिए जो है सिख है, वो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हैं, सारे ही सिख हैं, लेकिन अगर हम पूरी कंट्री में देखें तो दे आर द माइनॉरिटीज़, है ना। तो इस तरीके का है। तो उन कम्युनिटीज़ को राइट है कि वो अपने कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट को कंजर्व कर पाए और आगे इन्हें डेवलप कर पाए। सिमिलरली जो है वो अपने एजुकेशनल राइट्स भी है कि वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलकर वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करेंगे और गवर्नमेंट भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी उन इंस्टीट्यूशंस को एड्स देने में, जस्ट बिकॉज उसको कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो संभालती है, गवर्नमेंट भी उन्हें इक्वल देगी। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब ये जो राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। इसको हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है। मतलब अगर मुझे कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट पूछा जाए जो कि आपके बैक एक्सरसाइज में पूछा भी गया है आई गेस, या फिर प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है कि विच राइट इज़ द बेस्ट राइट, तो यही राइट बेस्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं तो सारे राइट्स बेकार हैं। ये हमको राइट देता है कि हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वी कैन अप्रोच द कोर्ट। तो ये राइट हमको कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर मान लीजिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही नहीं है तो सारे राइट्स अगर वायलेट होंगे तो किसके पास जाएंगे? और अगर किसके पास नहीं जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू तो गई डाउन, ठीक है। सो इसके अंदर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को राइट दिया गया है, लोअर कोर्ट्स को नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को राइट दिया गया है कि वो कुछ रिट्स को इशू कर सकते हैं। रिट्स क्या होते हैं? ये जो है ऑर्डर्स होते हैं जो कि कोर्ट्स इशू करती है, सिर्फ 2 कोर्ट इशू कर सकती है, एक हाई कोर्ट दूसरी सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट को टू डू समथिंग और टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, गवर्नमेंट्स को जुडिशरी ऑर्डर करती है। ये 5 टाइप के होते हैं। डेफिनेटली ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछने के चांसेस रहते ही हैं, सो ट्राई टू डू इट। तो पहला होता है हबियस कॉर्पस का। हबियस कॉर्पस क्या होता है? ये जो है ये तब ऑर्डर होता है, तब ऑर्डर करती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब कोई पर्सन अरेस्ट हो गया है और उसको कोर्ट के पास प्रेजेंट किया गया है। तो फिर जो है कोर्ट वो देखेगी, उसका केस सुनेगी और वो डिसाइड करेगी कि उस अरेस्टेड पर्सन को फ्री करना है या फिर उसको अरेस्ट करना है। तो अगर वो चाहे तो उस अरेस्टेड पर्सन को, अगर उन्हें लगता है कि ग्राउंड्स जो है वो रिजनेबल नहीं है, उस अरेस्टेड पर्सन को फ्री कर सकती है। और यही मैंने बोला था
कि 24 आवर्स के अंदर जो दिखाना होता है ना, तो ये हबियस कॉर्पस है। ठीक है, दूसरा हो जाता है मेंडेमस। ये रिट तभी इशू करती है कोर्ट जब पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो है वो अपनी लीगल ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। यानी कि एक ऑफिस होल्डर है, वो लीगली बैठा हुआ है लेकिन वो अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर रहा है। कोई भी ऑफिस होल्डर हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी स्टाफ हो सकता है, अगर वो अपनी अच्छे से जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको जो है इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा राइट ऑफ इंडिविजुअल पे, और उसके जो है अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। प्रोहिबिशन और सर्ट्रियोरी, इन दो में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रोहिबिशन क्या होता है कि ये हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को जब वो देखती है कि भाई हाँ, जब लोअर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाता है। जुरिस्डिक्शन मीन्स एरिया ओवर विच समवन हैज अ लीगल अथॉरिटी। तो जहाँ पर लोअर कोर्ट की पावर्स थी, जितना वो कर सकती थी हो गया, अब वो बाकी का केस जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, तो फिर हाई कोर्ट जो है वो इशू करेगी कि अब ये केस हमारे पास ले आओ। सर्ट्रियोरी में क्या होगा कि अगेन ये लोअर कोर्ट को ही कर रही है या किसी भी अथॉरिटी को अपने पास जो है केस ट्रांसफर करने को कह रही है। यहाँ पर मेनली क्या है, दोनों में ही केस ट्रांसफर करने के लिए कह रही है। यहाँ पर लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया है तो कह रही है, यहाँ पर जुरिस्डिक्शन के बाहर न जाने मतलब गया भी नहीं है, बट उससे पहले ही वो चाहे तो पेंडिंग है तो वो हायर अथॉरिटी या हायर कोर्ट से जो है वो लेकर आ रही हैं। तो ये दो डिफरेंस रह जाते हैं। को वारंटू ये होता है कि अगर पर्सन है, होल्ड कर रहा है ऑफिस, लेकिन इलीगली होल्ड कर रखा है, मतलब वैसे वो ट्रू पब्लिक होल्डर नहीं है ऑफिस का, तो फिर उस पर्सन को उसकी गद्दी से हटाया जाएगा। यहाँ पे ऑफिस होल्डर लीगल है लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑफिस होल्डर जो है वो गलत तरीके से ऑफिस को होल्ड कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके अलावा जुडिशरी के पास अदर मैकेनिज्म्स भी हैं जिसके थ्रू वो राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी के अलावा अदर मैकेनिज्म्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन द माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑन द वुमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, ये सारे जो है अलग से जो है राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बारे में बताया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होती है, क्या उसकी पावर्स होती हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जनरली ये आप रीड आउट कर लेना, बट मैं आपको एक एज समरी बता रही हूँ कि ये जो है बेसिकली एक बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर जनरली फॉर्मर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जो हैं इसके मेंबर्स होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह। लेकिन इसकी जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ इंक्वायरी कर सकती है, ये सज़ा नहीं सुना सकती। मतलब ये कोर्ट की तरह किसी को सज़ा नहीं दे सकती, इंक्वायरी कर सकती है केस के अंदर अपने आप केसेस को लेकर, और रिकमेंड कर सकती है कोर्ट को कि भाई हाँ, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमें देखने को मिले हैं, इसके अगेंस्ट केस लीजिए। मान लीजिए कोई प्रिजनर है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है गलत तरीके से, तो ये रिकमेंड करेगी, लेकिन ये कभी भी जो है खुद जो है फैसला नहीं सुनाती है, प्रोसिक्यूशन का टास्क नहीं करती है। इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन द नेक्स्ट पार्ट 5th मान लीजिए, या फिर राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 मान लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोग कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड and we'll complete this chapter. So if you like my video, you can hit the like button, subscribe to my channel, and thank you so much.